सभी को नमस्कार अनसरकारी में। आज हम 26 तारीख यानी 26 अप्रैल को न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या ऐसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना एज़ अ पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर और एज़ आम जनता ऑफ हिंदुस्तान। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ सेफ इज़ द फूड ऑन योर चाइल्ड प्लेट। सो दिस इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट एरियाज़ व्हिच हैव बीन डेवलप्ड रिगार्डिंग द फूड जायंट्स, रिगार्डिंग द एफएमसीजी कंपनीज, चाहे वो पतंजलि की बात हो, चाहे वो नेस्ले की बात हो, चाहे वो एमडीएच मसालों की बात हो। ऐसा बोला जा रहा है कि जो नेस्ले है, जिसकी एक्सपर्टीज है बिस्किट्स के अंदर, चॉकलेट्स के अंदर और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर, उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो इतना ज्यादा डाला जा रहा है जिससे डायबिटीज की शिकायत बच्चों के अंदर आ रही है। और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी बार-बार, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी बार-बार ये जताया है कि आपकी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनको कहीं न कहीं एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस करना चाहिए, जो कि इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रीटेक्स्ट, दे आर सेइंग दैट वी विल नॉट अलाउ द इम्पोर्ट इन देयर कंट्रीज ऑफ these products. Recently, we also see that Patanjali, the company Patanjali, was suited in the Supreme Court of India, where it was challenged that they are providing the wrong and the false advertisement and the false advertisement uh, regarding the medicines of the allopathy. इसके बाद रिसेंटली एक नई चीज आई है जिसमें एमडीएच मसालों की बात है। एमडीएच की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट जायंट प्राइवेट कंपनी विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके 100 से ज्यादा स्कूल चलते हैं, अनाथालय हैं, आश्रम हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमने देखा है कि जो एमडीएच के मसाले हैं, इसके अंदर कार्सिनोजेनिक, जिसमें एथिलीन ऑक्साइड नाम का कंटेंट पाया जा रहा है, जो फूड फ्यूमिगेंट है, जिससे प्रॉब्लम्स लोगों की बॉडीज के अंदर क्रिएट हो रही है। एंटीबायोटिक्स उनको लेने पड़ रहे हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी शिकायत लोगों को आ रही। तो यहाँ पर अब भारत सरकार ने क्या कदम उठाने की बात की है कि जो एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे यहाँ एक क्वालिटी हम बोल सकते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने वाली एजेंसी है, जिसमें आप जो भी आपका पैकेज प्रोडक्ट हो या फिर आपका डाइटरी प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर एफएसएसएआई का आपको कोड लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, चाहे वो चिप्स हो चाहे वो चॉकलेट्स हो। तो अब एफएसएसएआई का ऐसा कहना है कि हम जो है इनकी प्रॉपर चेकिंग बैलेंसेस करेंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाएगी, जिससे कि जो कंट्री के अंदर डोमेस्टिक या फिर एमएनसीज ऑपरेट कर रही हैं, वो फ्री एंड फेयर तरीके से और एक ट्रांसपेरेंट मैनर से मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन करें और एक्सपोर्ट भी अच्छे से हो और अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट ना हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात है या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात। तो यहाँ पर अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहे तो बता सकते हैं। तो टैग्स दिए जाते हैं एफएसएसआई के द्वारा, जिसमें नेचुरल, हेल्दी, प्योर। डिसेप्टिव मार्केटिंग देखने को मिल रही है, जिसमें डायबिटीज आ रही है, चाइल्ड ओबेसिटी आ रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फैटी एसिड यूज किया जा रहा है, पाम ऑयल का ज्यादा यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूरो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, जिसमें एक थिंक टैंक की हम बात कर सकते हैं, न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट। उनका ऐसा कहना है कि इंडिया को जरूरत है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाए, मार्केटिंग कंट्रोल आए। तो मार्केटिंग कंट्रोल में हमारे यहाँ कौन कौन सी एजेंसीज, अगर हम बात करें, एफएसएसएआई की हमने बात करी, फिर हमारे यहाँ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर हमारे यहाँ नेशनल कमीशन ऑन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इन सारी एजेंसियों को कहीं ना कहीं इफेक्टिव होना चाहिए और है भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि थोड़ा इफेक्टिव लेवल पर इन चीज को डील आउट करना चाहिए, ताकि जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है फूड प्रोडक्ट्स का, वो हेल्दी और एक स्टैंडर्डाइज बेसिस पर हो सके। एनर्जी डेंस अल्ट्रा प्रोसेस फूड डिजाइन किए जा रहे हैं, जिनके अंदर एडिटिव यूज किया जा रहा है। नॉन पैकेज फूड की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंज है वो ये है कि बिहेवियर, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो इतना अवेयर नहीं है। कंज्यूमर जो है वो खाने से मतलब ज्यादा रखते हैं, ना तो वो कुछ एडवर्टीज जो उस पर कुछ डिटेल्स लिखी होती है उनको पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी है तो इतना ध्यान से नहीं पढ़ते। तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्कूल लेवल से, जहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं स्कूल के अंदर, जो हमारे पीटी टीचर्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये दायित्व होता है कि आप बच्चों को अवेयर करें कि आप जो भी खाएं, और आप जो भी जब खाते हैं या दुकान से जब लेते हैं, तो आप उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड से पढ़िए, उसके देखिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितना फैटी एसिड है, कितना फैट है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितनी एनर्जी है। और प्रॉब्लम एक ये भी है कि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ग्रीन चिली, ब्रिंजल, ओकरा, आउट ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं, इनको भी जब हम यूज करते हैं, इनका भी इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है।
चाहे वो टॉप्स इंडस्ट्री की बात हो, जिसमें टोमेटो, ओनियन, पोटैटो से रिलेटेड एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, या फिर आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी इनडिस्क्रिमिनेटली केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, जिससे ना केवल जो जानवर है वो तो परेशान होते ही हैं, अलग अलग तरीके की, चाहे वो येलो डिसीज हो, फुट एंड माउथ डिसीज हो, वो तो उनको आती है, बल्कि जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटी जब उनको कंज्यूम करती है तो उनको भी तरह तरीके की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। So Food Safety and Standards Authority of India statutory body है under the 2006 Act, Food Safety and Standards Act 2006. Earlier it was under the Ministry of Food Processing Industries. Then later on 2000 year now specified नहीं है, it was shifted to Ministry of Health and Family Welfare. So now it is under Ministry of Health and Family Welfare और एक initiative है 100 Street Food Initiative जो FSSAI का initiative है। यस, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारे फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स आपके म्यूनिसिपैलिटी का एक फंक्शनल आइटम है, जहाँ पर आपको जो भी, चाहे मार्केट हो, चाहे हाट हो, विलेज हाट हो, वहाँ पर ऑडिट करनी होती है, वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस लगाने होते हैं बाय द फूड इंस्पेक्टर। तो इंडिया के अंदर जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट बहुत कम होती है। इसके अलावा जो उनके पल्स एंड बेनिफिट्स है वो भी इतने स्टैंडर्डाइज नहीं है, और कहीं ना कहीं जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं जितने वो होते हैं उसमें भी हमने देखा कि करप्शन जैसे इशू होते हैं। और इन द couple of years we had also seen that there was a food inspector in the Punjab state. She was shot fired by one of the uh, commercial retail shopper. तो ये कुछ challenges हैं जिनको हम sort out कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। स्पाइस द स्टफ, डोंट लेट इट क्लाउड, मेक इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि जो स्पाइसेस हैं उनका इंडिया एक हब माना जाता है। इंडिया के जो स्पाइसेस हैं एरोमा रिच माने जाते हैं, चाहे वो पर्शियन टाइम से हम बात करें या फिर आज तक बात करें, जो हमारा स्पाइस ट्रेड है हमारा, इंडिया से हम स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूएस लाइक कंट्रीज क्यों ना हो। और उन्हीं के अंदर जो जाइंट है वो है एवरेस्ट, एमडीएच। और ये भी ऊपर से ही जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड रेगुलेटर्स उन्होंने बताया कि अनसेफ कंटेंट इन दोनों कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर है। बैन भी कर दिए गए हैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। कफ सिरप का भी पिछले साल हमने देखा था कि क्लेम किया गया कि जो कफ सिरप इंडिया से जा रहा है उसके अंदर बिकॉज ऑफ दी पेटेंट राइट, पेटेंट एंड कॉपीराइट को जब एडर नहीं किया जाता है, जो लोकल आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फार्मा मैन्युफैक्चरर्स जब वो कफ सिरप को एक्सपोर्ट करते हैं अनरेगुलेटेड कंट्रोल की वजह से, तो बहुत सारे कफ सिरप की वजह से बच्चों की जान भी चली गई थी। 141 चिल्ड्रन वर किल्ड, वर डाइड इन गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून जैसी कंट्रीज के अंदर। नेस्ले मैगी नूडल्स, अगर हम बात करें मैगी की, तो मैगी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर एज अ थर्ड पार्टी मेजरली होता है, जिसमें आप उठाते हैं और अपनी कंपनी का टैग लगा के बेचते हैं। तो नेस्ले मैगी नूडल्स हैड टू बी पुल्ड ऑफ शेल्व्स ओवर द सेफ्टी कंसर्न। नेस्ले के जो मैगी उनके अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि जो प्लास्टिक कंटेंट है वो मिलाया जा रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ये सैंपल्स लेती है इन सभी के। एथिलीन ऑक्साइड ये पाया गया है, ऐसा बोला जा रहा है कि स्पाइसेस के अंदर भी, जो कि क्लासिफाइड किया जा चुका है एज अ कार्सिनोजेनिक बाय द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर की शिकायत बढ़ जाती है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इनको आप टाइमली। ये जो केमिकल, हाँ, जो बताइए। केमिकल है इथाइलिन ऑक्साइड, इट इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, तो दिस इज रियली हार्मफुल एंड कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया ने भी कुछ ऐसा ही कदम लास्ट ईयर उठाया था, जिसमें कि इंडियन चिली के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे क्योंकि हाई पेस्टिसाइड रेजिड्यूज के अंदर मिले थे। हांगकांग की बात हमने करी, एमडीएच मसाले, एवरेस्ट मसालों को उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाया। सो इंडिया स्ट्राइव्स टू बिकम द वर्ल्ड नेक्स्ट बिग फैक्ट्री एज पार्ट ऑफ चाइना प्लस वन आउटरीच टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो उसी के चलते जब तक हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन को पूरी तरीके से हेडर नहीं करवाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल इकोनॉमी का उनको पार्ट नहीं बनाएंगे, कस्टम्स जिसमें हम बात करते हैं कस्टम्स कंट्रोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, वहां पर जब तक स्टैंडर्डाइजेशन को और इफेक्टिव नहीं बनाया जाएगा, इस तरीके से रेपुटेशनल रिस्क हमारी जो इंडिया का जो एम है, जिसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की भी हम बात करते हैं, स्पाइस हब बनने की भी बात करते हैं, उसमें के अंदर कहीं ना कहीं चैलेंज आएंगे। इंडिया वांट्स टू वेट डायमंड्स लोकली नॉट इन बेल्जियम। तो डायमंड के अंदर हमने देखा 2 से 3 तरीके के डायमंड्स इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। गुजरात हमारे यहाँ लीडिंग प्रोड्यूसर है डायमंड्स का। लैम्प
लैब बेस्ड डायमंड भी आज के टाइम पे इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इंडिया स्क्रैम्बलिंग टू अवॉइड कर्व्स ऑन डायमंड एक्सपोर्ट्स टू G7 कंट्रीज, जहां पर वो चाहता है कि विच वांट्स देम टू टेस्टेड इन बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर टेस्ट हो, तो दे डिड तो नॉट बस कम फ्रॉम रशिया। इसमें इसमें आखिरकार एसेंस क्या हुआ कि इंडिया क्यों भेज रहे हैं? तो मोस्टली वी कैन से कि G7 कंट्री वांट कि जो इंडिया में डायमंड आते हैं दे शुड नॉट बी imported from Russia because Russia has been sanctioned by the G7 country under SWIFT. तो इंडिया को दिखाने के लिए कि इंडिया वांट टू थर्ड पार्टी चेक इट्स ओन डायमंड, दैट इज व्हाई इट इज टॉकिंग अबाउट सेंडिंग डायमंड टू बेल्जियम, कि वहां पर चेक हो जाएगा कि भाई वो रशिया से नहीं आ रहा, फिर वो जाके बेच सकते हैं। तो इंडिया का क्वेश्चन ये है उठता है कि भाई G7 कंट्री इट इज इनफॉर्मल बॉडी, इट इज नॉट अ कस्टम बॉडी दैट इज रेगुलेटिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ डायमंड। तो वो इस पे बात हो रहा है ओवरऑल। It will impact the Indian domestic diamond industry because India processes out of 11 diamond world rough diamond। तो रशिया से ओरिजिन है कि नहीं उस चेक करने के लिए बेल्जियम को भेजा जाए, बेल्जियम में भेजा जा रहा है। So now we will talk about the pollution, and हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी बनाने की बात की जा रही है, और फोर्थ सेशन इंटरनेशनल नेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी का जो है ओटावा के अंदर मीट करेगा, जिसमें बात की जा रही है कि ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी बनाई जाए, लीगली बाइंडिंग वो हो, प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको लीगली वो बाइंड करे। फाइनल फॉर्म में अभी अगर हम बात करें तो ये चल रही है। अगर ऐसा बोला जाए कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी पोल्यूशन के ऊपर बात करता है, इंडिया में इंडिया स्पेसिफिक पोल्यूशन लॉ भी है जिसमें पोल्यूशन हैजार्ड मैनेजमेंट रूल्स की बात करते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा है। हम बात करते हैं कि आई थिंक 10 माइक्रोन और 20 माइक्रोन से नीचे वाली जो पॉलिथीन्स है उनका यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इन्फ्यूज कर जाती हैं, जब वो डिसइंटीग्रेट होती है तो हमारी जो फिशरीज है उनके अंदर, और कहीं ना कहीं मैरीन पोल्यूशन से लेके लैंडफॉर्म पोल्यूशन तक वो बढ़ाती है। अगर हम बात करें तो बुसान के अंदर भी एक सेशन होने वाला है, जो कि एक सिटी है साउथ कोरिया के अंदर, जहां पर बात की जा रही है इसी तरीके से प्लास्टिक पोल्यूशन की, कि प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी बनाई जाए। अलार्मिंग प्रोजेक्शंस है, 70% इंक्रीज हम देख रहे हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन के अंदर 2040 तक आ जाएगा। प्लास्टिक प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का हम एग्जांपल दे सकते हैं, जिसने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के साथ साथ जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स भी लेके आए, जिसमें आप डिप्लोमास करते हैं, पॉलिटेक्निक्स करते हैं प्लास्टिक के अंदर। उसके अंदर भी आपको यही दिखाया जाता है कि जो आप प्लास्टिक है वो सस्टेनेबल प्लास्टिक का यूज किया जाए। डिस्पोजल करने में प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाती है। प्रो प्लास्टिक लॉबीज है हमारे यहाँ पर, जिसमें आप देखते हैं कि घरों में यूज होने वाले पाइप से लेकर के, वाटर पाइप से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स के अंदर हर जगह आपको प्लास्टिक का यूज मिलता है। ईपीआर की हम बात करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड उसके फिर भी अडर नहीं हो पाते हैं। आप देखते हैं कि जो म्यूनिसिपैलिटी है जिसको टास्क दिया जाता है कि आप प्लास्टिक पोल्यूशन ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप रुकवाइए, लेकिन वो करने के बाद भी नहीं रुक पाता, क्योंकि व्हाट वी रिक्वायर इज अ बिहेवियरल रिवोल्यूशन। जब तक पीपल विल नॉट बी अवेयर कि प्लास्टिक पोल्यूशन की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी हजार्डस है मानव जाति के लिए, जब तक इंस्टीट्यूशनल रोल विल बी हाफ हार्टेड। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो पिवोटल रोल है इनफॉर्मल एक्टर्स का, जिसमें वेस्ट पिकर्स हैं, ये सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि सस्केप्टिबल होते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन से। जस्ट ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमें ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी चाहिए, जो कि एड्रेस करेगी पूरी प्लास्टिक लाइफ साइकिल को, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के जो हमारी यूज हम बोल सकते हैं कंज्यूमर्स हैं, वहां तक की पूरी एक जो साइकिल है उसके ऊपर बात की जा रही है कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो यूज कर रहे हैं उनके ऊपर बिहेवियरल एक लिमिटेशन होगी कि आप जब यूज करते हैं तो आप उसको जो स्टैंडर्ड्स बताया गया कि मिनिमम माइक्रोन्स के ऊपर, थ्रेशोल्ड के ऊपर आप यूज नहीं करेंगे, आप उसको नहीं करें। फिर इंस्टीट्यूशन के रोल आते हैं, तो कहीं ना कहीं इट इज इन दी process stage. So we are hoping that this TT is about to come and will do something better for the world. Solar, wind energy are still from winning. तो हम देखते हैं कि सोलर एंड विंड एनर्जी जो है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। हमने बात की थी कल भी कि जो सोलर एंड विंड एनर्जी है उनके जो टारगेट्स हैं वो पंचामृत स्ट्रेटजी के अंदर भी हैं।
इंडिया ने बात की COP27 हो, COP26 हो, चाहे वो COP26 ग्लासगो हो, COP27 इजिप्ट हो, और या COP28 जो कि दुबई में होने वाली है, हर किसी में इंडिया ने बात की है कि हमारी जो 50% एनर्जी इंटेंसिटी होगी वो 2030 तक 2045 तक वो फॉसिल फ्यूल्स से नहीं, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज से बनेगी। हमारा जो कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट है वो हम 2070 तक अचीव करेंगे और 2045 तक हमारी इंडियन रेलवे करेगी। इसी के अंदर हम बात करते हैं कि जो 1% कार्बन एमिशन है उसको भी हम घटाएंगे अंडर द पंचामृत स्ट्रेटेजी। तो इसमें विंड एंड सोलर एनर्जी की एक अहम भूमिका हो जाती है। अगर हम बात करते हैं विंड एंड सोलर एनर्जी, तो बिकॉज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल country and subtropical country, so we have the ambient resources to produce both kind of energies। लेकिन कुछ challenges भी हैं जिसमें climate change, global warming, environmental norms, land acquisition, credit availability and labor cost। ये कुछ मेजर challenges हैं जो कि इन दोनों के अंदर ही आते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, तो 2/3 रिलायंट है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। करंट ट्रेंड की अगर बात करें तो आज के टाइम पे हम बोल रहे हैं कि हम ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द नॉन फॉसिल फ्यूल्स, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो, चाहे वो लिथियम बैटरीज की बात हो, चाहे वो सीएनजी की बात हो। मॉडर्न सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के ऊपर तो डिपेंड है, लेकिन हम उनको अनरिलायबली सोलर और विंड के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। कुछ पार्शियली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हम वहां से ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पर जरूरत है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ही, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही आप जो पूरे वाटर पंप्स हैं उनको ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं रख सकते। दैट वाज अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम आल्सो, कि समरसीबल जो आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर पानी निकालेंगे उसका आप सोलर पावर से कर तो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। कुछ एमर्जिंग इंडस्ट्रियल पावर्स है जिसमें चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, दे आर गेटिंग मोर पावर फ्रॉम द सोलर एंड विंड। तो हम देखते हैं कि हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज है वो आज के टाइम पे काफी बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ द एक्टिव एफर्ट्स बाय द सिविल सोसाइटी एंड बाय द गवर्नमेंट वी आर टारगेटिंग। हाँ बताइए। वी कैन से कि वाई सोलर एंड विंड एनर्जी आर स्टिल फार फ्रॉम विनिंग, क्यों जीत नहीं पा रहा है एज कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपने जो बताया, जो एरिया बताया, फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, फाइनेंस, और फिर उसके बाद क्रिएटिविटी, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इशू भी है कि बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। ऐसे यूएस में दिखाया है कि 100% विंड एनर्जी और सोलर के लिए अगर बना दिया जाए उसको 100% विंड एंड सोलर, यूएस विल नीड अप्रोक्सीमेटली 3 month of वर्थ ऑफ एनुअल स्टोरेज इन बैटरी फॉर्म से। तो बैटरी के लिए लिथियम है आपके पास एडुकेट अमाउंट, आपके पास रेयर अर्थ है एडुकेट अमाउंट, सस्टेनेबल मेजर है लॉन्ग टर्म। दूसरा बात होता है कि जो टेक्नोलॉजी यूज होता है विंड में, फॉर एग्जाम्पल टर्बाइन या फिर बैटरी में लिथियम आयन सेल, इसको डेवलपिंग कंट्री में एक तरह से ऐसी डंप किया जाता है, इट लीड्स टू टॉक्सिक केमिकल इनटू द सॉइल एंड वाटर सप्लाई। और जो डेवलप कंट्री होते हैं वो फिर जाके बेच देते हैं सस्ते भाव में, वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ द बेजल कन्वेंशन, ट्रांसबाउंडरी वेस्ट की बात होता है। उसके बाद फिर जर्मनी की बात किया तो उसमें विंड ड्रॉट, कि विंड ही नहीं, विंड इज नॉट ब्लोइंग फॉर 1 week 2 weeks, उसके कारण विंड टर्बाइन काम ही नहीं कर रहे हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो 24/7 रिलायबल नहीं है सोलर एंड विंड। दैट इज वाई डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड। पहले ही पढ़े थे, अभी न्यूक्लियर चाहिए साइड बाई साइड। ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे भी फाइनेंस एज अ चैलेंज की बात हो रही थी, तो इंडिया में एक एजेंसी है आईरेडा, इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। सो ये मिनी रत्ना कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, established in 1987, but now it is coming to prominence because of again financing to the renewable energy projects, and it is registered as NBFC with RBI। so majorly ये financing करता है renewable energy projects का। And I think it is located in Gurugram, believe so. That I'll have to check, not sure about that। Cotton Tech Mission on 100-day agenda। हम बात करते हैं कॉटन टेक मिशन की, तो हमने बात की थी जो कॉटन प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वो काफी लार्ज स्केल पे होता है। इंडिया कॉटन का एक्सपोर्ट भी करता है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के रूप में भी कॉटन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है। अगर हम बात करें कॉटन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर कॉटन काउंसिल या कॉटन कॉर्पोरेशन के नाम से एक एजेंसी है
जो कि इसको मेजरली नोडल एजेंसी है, पब्लिक सेक्टर एजेंसी 1956 के अंदर ये बनाई गई अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन के अंदर ही हम बात करते हैं कि किस तरीके से कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, किस तरीके से जीएम कॉटन का अडॉप्शन किया जाए ताकि पिंक बॉल वॉर्म जो पेस्ट होता है उससे बचा जा सके। मिशन जो है कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन, इसको डिजाइन किया गया है 2 से 3 मेन मुद्दों के लिए, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो, डोमेस्टिक सप्लाई ज्यादा हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ज्यादा हो, और जो इंडिया के अंदर 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ सके। तो फार्मर्स की जो डबलिंग इनकम का हमारा टारगेट भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं अहम योगदान निभाता है। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो 5 लाख बेल्स हाई क्वालिटी कॉटन इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा आईसीएआर जो कि हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च एजेंसी है बेस्ड इन पूसा, और कॉटन एसोसिएशन जिसकी अभी हमने बात की, कंपनी एक्ट के अंदर एक कंपनी है, पीएसयू है, 1956 कंपनी एक्ट के अंदर बनी। इन दोनों के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो आईसीएआर एंड कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रियल टाइम इसमें डाटा प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, सैंपल किया जाएगा सोइल का, कॉटन का सैंपल लिया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में देखा जाएगा कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन करके पेस्ट से बच सकते हैं, ड्राउट से बच सकते हैं, फ्लड से बच सकते हैं, एक्सेस हीट से बच सकते हैं, और अपनी जो कॉटन प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं सस्टेनेबल वे में प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉटन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कैश क्रॉप्स के अंदर ये आती है, और कमर्शियल प्रोडक्शन भी इसका होता है। अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट अगर किसी का होता है तो दैट इज अ कॉटन। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ इश्यूज भी हैं जिसमें कॉस्ट जो इनपुट की है वो थोड़ी ज्यादा है। क्रॉप फेलर भी आजकल हम देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ब्लैक सोइल बेल्ट हो, डेक्कन बेल्ट हो, वहां पर बिकॉज ऑफ द एक्सेस हीट मिनिमम रेन भी नहीं मिल पाती है। फिर हमारे यहाँ नेशनल सीड एसोसिएशन है, इसके बारे में आप थोड़ा सर्च करके बता देना। नेशनल सीड एसोसिएशन, इसके डीजी, इनका ऐसा कहना है कि वन ऑफ द मेजर हर्डल जो है अवेलेबिलिटी के अंदर वो यही है कि सीड की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो सीड के लिए हमारा जो आईसीआर है वो हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंटली R&D कर रहे हैं, और जो फार्मर्स को असिस्टेंस देने की बात है, सोइल टेस्टिंग की बात है, मार्केटिंग की बात है, वो हमारा कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया करेगा। कस्तूरी कॉटन बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन है, और रिक्वायर करती है सस्टेन्ड एफर्ट फॉर एटलीस्ट 10 to 12 ईयर। तो ऐसा हमारा मानना है कि 25 से 30% जो मार्केट कैप्चरिंग है वो कस्तूरी कॉटन करेगी। और जब हम बात करते हैं हमारे एलीट जो टेक्सटाइल्स हैं, अगर आप बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है या लार्जेस्ट ऐसा देश है जो कि फास्ट मूविंग टेक्सटाइल के अंदर लीडिंग। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया बांग्लादेश है वहां से भी टेक्सटाइल को इंपोर्ट करता है। टेक्सटाइल के ऊपर हमारे यहाँ टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, अंडर द PLI स्कीम्स भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, टेक्सटाइल हब बनाए जा रहे हैं। और हम बोल सकते हैं कि जो कॉटन की मार्केटिंग है उसके अंदर भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, चाहे वो ई नैम हो और चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द कॉटन प्रोडक्ट्स। वाटर लेवल्स हम बात Pravesh, I wanted to add in the BT cotton wala. So BT cotton is a genetically modified crop. तो genetic engineering से बनता है and 2002 में it started. Currently जो 9 cotton growing states है उनमें से 80% यही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं BT cotton प्रोडक्शन के लिए। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है जो अप्रूव करती है। करंटली फूड में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं होते, सिर्फ कॉटन में, मतलब जो नॉन एडिबल क्रॉप्स है। तो एक क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स बोलना। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल द 4 कॉटन स्पीसीज आर ग्रोन फॉर कमर्शियल स्केल। ट्रू हाँ, होना चाहिए। इंडिया is first in the world in cotton production. इंडिया ये फर्स्ट फॉल्स होना चाहिए, First. फॉल्स होना चाहिए। कौन है फर्स्ट पे? First India. Gujarat is the इंडिया largest producer of cotton in India. फॉल्स। हाँ हाँ गुजरात। हाँ, गुजरात लार्जेस्ट है। दूसरे की अराउंड 67 to 70% of Indian cotton is grown on rain-fed areas. हाँ सही बात है, रेन फेड एरिया। 67%. और कॉटन की जो सीड होता है, इट कैन बी यूज एज अ फीड स्टॉक फॉर द कैटल। ट्रू ट्रू ट्रू, खल ठीक। बोला जाता है इसको। ठीक, कंटिन्यू। ठीक।
तो वाटर लेवल इन मेजर रिजर्वॉयर्स डाउन टू 30% ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। अगर हम डायरेक्टली बोले तो क्या इम्पैक्ट है इसका, क्या रीजन है इसका? हम देखते हैं कि ई फ्लो हमारी नदियां हैं उनके अंदर मेंटेन नहीं रह पाता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो प्रेसिपिटेशन है, जो इवेपोरेशन है, वो आपका एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन के मुकाबले। फ्रीक्वेंट या फ्लक्चुएट होती हैं आपकी जो प्रेसिपिटेशन लेवल। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो 90% डिपेंडेंट है इरिगेशन के ऊपर, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर। वहां पर वाटर लेवल की दिक्कत है। जो आपका ई फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है, उसके अंदर पॉलिटिसाइजेशन है अलग अलग स्टेट के बीच में, चाहे इंटर रिवर की बात हो। रिजर्वायर्स की अगर बात करते हैं तो चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे वो साउथ इंडिया हो, हर जगह इश्यूज हैं। चाहे वो कावेरी पैट है, चाहे वो ब्यास रिवर की बात है, चाहे वो यमुना रिवर की बात है। वाटर या तो अपर स्टेट रिलीज नहीं करते हैं, रिलीज करते तो इतना करते कि फ्लड आ जाती है। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है रिजर्वायर के ऊपर, उनको पॉलिटिसाइजेशन होने की वजह से जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनको दबना पड़ता है। जो रिजर्वायर्स हैं उनकी कैपेसिटी की वजह से जो बायोडाइवर्स उनकी जो लो कैपेसिटी है, उसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। और जो ई फ्लो के चलते बायोडाइवर्सिटी हमारी है वो भी कहीं ना कहीं माइग्रेट होती है, उनकी डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें वाटर लेवल इन इंडिया, तो 150 मेजर रिजर्वॉयर्स हैं जिनके अंदर 30% से ज्यादा जो है वाटर की कैपेसिटी कम। ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया के अंदर ऐसा ज्यादा है क्योंकि हम बोलते हैं कि लीवुड साइड के अंदर दोनों रीजन हमारे आते हैं। सीवर हीट वेव्स हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन, तो सेंट्रल वाटर कमीशन हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के अंडर। पहले डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर आती थी। एंड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑनरेबल श्री बी आर अम्बेडकर जी, he inaugurated this in the 1945. So this is one of such agency. फिर हम देखते हैं एल नीनो ला नीनो इवेंट, जिनकी वजह से जो वेदर फिनोमिना है उसके अंदर जो एक्सट्रीमिटी है वो कहीं ना कहीं एग्रेवेट हो रही है। ड्राउट्स आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर का आप यूज ज्यादा कर रहे हैं। सस्टेनेबल और ट्रेडिशनल वे ऑफ रिवर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, रेन हार्वेस्टेशन, वो उनको आप हम बोल सकते हैं कि उनको हम ग्रेजुअली छोड़ते जा रहे हैं। साउदर्न रीजन्स की अगर हम बात करते हैं, वहां पर इस तरीके से वाटर रिजर्वॉयर्स के अंदर पानी की कमी देखी जा रही है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे लीडिंग स्टेट्स हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। और सिवियर हीट वेव जो ईस्टर्न और साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आती है, वो भी कहीं ना कहीं एग्रेवेट कर रही है इस क्राइसिस को। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला, आप जो ई फ्लो रहता है रिवर्स के अंदर उसको मेंटेन करिए। इसके अलावा जो आप इरिगेशन करते हैं वहां पे डिच इरिगेशन मेथड, माइनर इरिगेशन मेथड उसको यूज कीजिए ताकि ग्राउंड वाटर की खपत कम हो, वाटर टेबल का लेवल उठे, सोइल अल्कलाइनाइजेशन, सोइल सैलिनाइजेशन, ये पोर्ट जोन क्रिएट ना हो। इसके अलावा आप जो ट्रेडिशनल वे ऑफ हार्वेस्टेशन था, चाहे वो रिवर वाटर था, पोंड थी, लेक थी, तालाब थे, कुएं थे, जोहड़ थे, बोर थे, इन सारों को रिजुविनेट करिए। इसी के संदर्भ में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्री प्राइम मिनिस्टर सर लॉन्च द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, जिसके अंदर एनजीओ हैं या सिविल सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप क्रेडिट हम देते हैं आपको, आप जाकर वेटलैंड बनाइए। हम आपको क्रेडिट देते हैं, आप जाके पोंड बनाइए। आप जो है वाटर रेजिस्टेंस या फिर हम बोल सकते हैं ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप्स उगाइए, मिलेट का प्रोडक्शन कीजिए। इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया गया 2023 के अंदर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज 2014 के अंदर लॉन्च किया गया, 14 सब पॉइंट्स हैं। उनके अंदर ही नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जिसमें बात की जाती है आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़िए, आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़िए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कीजिए, जिससे माइग्रेशन भी रुकेगा और रूरल जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर आप एलाइड इकोनॉमी प्रोड्यूस कीजिए, जिसके अंदर आप डेयरी है, मिल्क इंडस्ट्री है, एफएमजीसी है, एफएमसीजी है, वेयर हाउसिंग है, इन सारी चीजों को डेवलप कीजिए, जिससे कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कम तो हो ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूरल इकोनॉमी है वो भी सॉलिडिफाई हो सके। So here we have a congratulations ceremony for the Grand Master boy D. Gukesh, who is welcomed at the morning 3 a.m. when he won the title. Or here it is seen that most of the kids came to congratulate him. And तो यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि इतनी बड़ी जीत होने के बाद भी
आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं, वो कितनी आप बचा कर रखते हैं, कितना उन पर एडयर करते हैं, आप अपने कैरेक्टर को उस टाइम कैसे मेंटेन कर पाते हैं, क्या आप जो आपके पीछे जितनी आपकी मेहनत है, जितने लोगों का संघर्ष है, क्या आप उसको क्रेडिट देते हैं, उतने हम्बलनेस, उतनी पोलाइटनेस के साथ उसको सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर केवल आपका सम्मान नहीं, आपसे जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके गुरु हैं, चाहे वो आपके माता पिता है, चाहे वो आपके मित्रगण हैं, सबका आप कितनी सम्मान और कितने धैर्य के साथ आप स्वागत करते हैं, वो भी यहाँ पर डी गुकेश ने दिखाया। तो वी आर इंस्पायर्ड एंड वी आर रियली मोटिवेटेड फ्रॉम। प्रवेश, तो अगर बताइए। पूछे हैं तुमसे कि व्हाट आर द की एट्रीब्यूट विच वी कैन लर्न फ्रॉम हिम ओनली, तो क्या बोल सकते हैं इसमें? स्पेसिफिक आप बताओ। स्पेसिफिक मैं बताऊंगा कि अंडर द प्रेशर ही चोज टू रिमेन काम, फिर सिंपल, डाउन टू अर्थ, rooted on the ground, perseverance, ambitious, sportsmanship उन्होंने दिखाया with respect to Nakamura game. He connected with the people. He showcased Guru Shishya relationship with Vishwanathan Anand. Highly emotional interview था, EI भी showcase किया, कभी प्रेशर के अंदर में वो कुछ भी बोले नहीं है, और he showed maturity in spite of 17 years. Continue. तो लोहम आई स्लाइस ऑफ ग्लोबल ईवी बैटरी पाई। तो लोहम एक स्टार्टअप है जिसने ईवी बैटरी के लिए जो है ईवी बैटरी के अंदर ग्लोबल प्रोडक्शन की वो बात कर रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंगुलैरिटी ग्रोथ बैक्ड बैटरी टेक स्टार्टअप लोहम। सिंगुलैरिटी ग्रोथ बैक्ड बेसिकली एक फाइनेंसिंग एजेंसी है जिसने इसको सपोर्ट किया है, और दोनों का कोलैबोरेट होकर ये जो है ईवी बैटरी डेवलप कर रहे हैं। अगर हम बात करें इनका स्पेशलाइजेशन, तो रिसाइकलिंग बैटरीज के अंदर, ईवी के अंदर, और साइक्लिक इकोनॉमी को प्रमोट करने का एक काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो $454 मिलियन जो है सिंगुलैरिटी ग्रोथ से इनका टारगेट है, और वैल्यूएशन 419 मिलियन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2017 के अंदर बाय रजत वर्मा, दिस वाज एस्टैब्लिश एज इक्विटी फंडिंग, और हमने देखा है कि ईवी बैटरीज के अंदर 300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज ये रीपर्पस कर पाए हैं। बैटरी ग्रेड मटेरियल जिसमें लिथियम सोल्ट है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने इसको यूज किया है। इसके बाद अवेंडस, ये भी एक इस तरीके से हम बोल सकते हैं स्टार्टअप एजेंसी है जिसने ऐसा बताया कि लियोन बैटरी की जो डिमांड है इंडिया में वो 235 गीगावाट बढ़ जाएगी बाय 2030। तो लिथियम के लिए हम देखते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जहां पर पाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन फिर भी ऐसा अगर हम बोले और ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज 100% import dependent on the lithium ion batteries from the Taiwan and the other countries of the Southeast Asian countries. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 1 ट्रिलियन गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ जाए इंडिया में 2030 के आते आते ट्रेड मिनिस्ट्री। तो ट्रेड मिनिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि चाहे वो इनलैंड ट्रेड हो, चाहे वो हमारा एक्सपोर्ट हो, सभी की बात की जाती है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो इसको डील करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर दो हमारे इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। एग्जाम स्पेसिफिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। दो तरीके के डीजीज होते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, डायरेक्टर जनरल। एक होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड, तो डायरेक्टर जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड होते हैं, और दूसरे होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑन ट्रेड रेमेडीज। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कौन से डीजी लगाएंगे, तोशिक आप बताइए। DGFT। नहीं, गलत है, ये डीजी ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो जो डीजी ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, रेमेडी की बात हो रही है, ट्रेड के अंदर रेमेडी, एंटी डंपिंग, आप डंपिंग नहीं करो हमारी कंट्री के अंदर, तो ट्रेड रेमेडी, डीजी ऑफ ट्रेड रेमेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। DGFT कस्टम्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल को देखते हैं। तो वी हैव दीज टू अटैच्ड ऑफिसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इंडिया का टारगेट है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कंट्री के अंदर बढ़े। हम देखते हैं कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है इंडिया का वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, एंड दिस वाज अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2020 आल्सो, कि
जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 10 साल कम चला गया, इस तरीके से ट्वीक करके स्टेटमेंट आई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि we require larger companies, we require formal economy, we require rationalization of the export-import controls, we require digitization of the commerce, we require standards in the customs and exports, import and export controls। तो customs का rationalization किया गया है, कंपनीज के अंदर MCA 21 पोर्टल लाया गया है, अपील के लिए ई-टैक्स पोर्टल लाया गया है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया इन सारे ही जो रिफॉर्म्स और जो स्टैंडर्ड भारत सरकार ले रही है इन द कोऑपरेटिव स्पिरिट विद द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, हम देखते हैं कि 2030 तक जो हमारा टारगेट है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 1 ट्रिलियन गुड्स का बढ़ जाए। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा होगा। एडीबी की अगर बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, हमारे यहाँ 3 तरीके के, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो बड़े प्रोमिनेंट बैंक्स हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस के अंदर लोकेटेड है। शेयर की बात करें तो इक्वल शेयर नहीं है, सबसे ज्यादा शेयर अगर बात करें तो यूएस, दूसरे नंबर पे जापान। प्रवेश, यूएस और जापान का दोनों का सेम है, हाईएस्ट है, उसके बाद चाइना, देन इंडिया। हाँ, तो वही बात। दूसरे नंबर पे हमारा बैंक आता है एनडीबी, शंघाई ब्रिक्स बैंक, 2014 फोर्टालेजा समिट अफ्रीका के अंदर, वहां से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। एनडीबी के अंदर चाइना जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। और तीसरा हमारा आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दिस वाज अ क्वेश्चन आल्सो, मोर देन 67 कंट्रीज पार्टिसिपेटरी हैं, और चाइना, इंडिया आर द लीडिंग शेयर होल्डर्स इन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं।